Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में आप लोगों को मैं यूजीसी नेट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट सेक्शन स्टूडेंट मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, यानी कि लास्ट के 20 क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर होम साइंस जंक्शन के नाम से। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप लोग मुझे सर्च करेंगे तो वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आज की क्लास के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के लिए आज के क्वेश्चंस लेकर मैं आई हूं। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोजेक्ट साइज इज डिसाइडेड बाय। आपको बताना है कि किसी परियोजना का जो आकार होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है। तो स्टूडेंट जब हम किसी परियोजना की बात करते हैं, परियोजना क्या है? एक प्रोजेक्ट है। एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में आप लोग जो अपने लिए क्या करते हो, एक फिक्स टाइम में आप अपने लिए जो एक टास्क तैयार करते हो जिसको आपको एक पैटर्न में करना होता है, एक प्रोसेस के थ्रू करना होता है, वही आपका प्रोजेक्ट है। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट साइज इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा स्टूडेंट आप प्रोजेक्ट के आकार जो होता है उसको डिसाइड करते हैं? ये करते हैं स्टूडेंट आप प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम के द्वारा, यानी कि वो स्टूडेंट आपका दल जो कि परियोजना निरूपण दल होता है, उस टीम के मेंबर्स जो कि प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उनके द्वारा ये डिसाइड होता है कि आपके प्रोजेक्ट का साइज कितना रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट द वैल्यूज ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। जहां पे स्टूडेंट आप लोग काम करते हैं उस वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके अंदर किन किन वैल्यूज का होना जरूरी है, उनकी आपको पहचान करनी है। पंचुअलिटी, क्रिएटिविटी, वैरायटी इन वर्क, इकोनॉमिक रिवॉर्ड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार देख लीजिएगा हिंदी में, समयनिष्ठता, रचनात्मकता, कार्य में विविधता, आर्थिक परितोष और आपकी नम्यता। तो आपको बताना है यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो जगह जहां आप काम करते हैं वहां पे स्टूडेंट आपके अंदर जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? समय निष्ठता होनी चाहिए, साथ ही साथ स्टूडेंट कार्य में विविधता होनी चाहिए, वेराइटी इन वर्क बहुत जरूरी है, मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? नम्यता। ठीक है ना? ये तीनों चीज स्टूडेंट क्या होनी चाहिए? एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ ए कंज्यूमर एजुकेशन मटेरियल। आपको बताना है कि जो उपभोक्ता शिक्षा के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कमर्शियल, ऑब्जेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेटरी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? उपभोक्ता शिक्षा सामग्री के अपेक्षित मानक क्या है? सटीकता, पूर्णता, वाणिज्यिक, वस्तुनिष्ठता और पक्षपात पूर्ण। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यानी कि सटीकता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए स्टूडेंट, और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो एक जो भी आपका कंज्यूमर एजुकेशन मटेरियल है, एक तो स्टूडेंट वो कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी जानकारी आप दे रहे हो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। कंप्लीट जानकारी स्टूडेंट आपको देनी चाहिए, जो कि कोई भी अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, और उद्देश्य से परिपूर्ण होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए आप उस ज्ञान को देना चाहते हैं वो उस उद्देश्य से भरपूर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से देखिए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर द इंडिकेटर ऑफ स्टैटिक वर्क। तो आपको बताना है कि इनमें से जो आपके स्थैतिक कार्य होते हैं उनके संकेत कौन से होते हैं। ठीक है ना? अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं पहले ये बता दूं कि स्थैतिक वर्क होते कौन से हैं, यानी कि स्टैटिक वर्क कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट ये वो वर्क होते हैं आपके जिनमें जो आपकी मसल्स में जो टेंशन्स होती है ना, जो मसल्स में आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, वो कॉन्ट्रैक्शन आपका इनसाइड मसल होता है, यानी कि जो आपको विजिबल नहीं है। जो आपकी मांसपेशियों पे दबाव पड़ता है स्टूडेंट, जो खिंचाव होता है, वो आपकी मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, आपको आंखों से विजिबल नहीं होता। इसका आप एक उदाहरण क्या समझ सकते हैं? जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं स्टूडेंट, है ना, आप हथौड़ी से किसी चीज को पीट रहे हैं, ये दोनों आपके इसी तरीके के कार्य में आते हैं। तो स्थैतिक कार्य कौन से हैं? जहाँ पे दबाव हमारी मांसपेशियों पे पड़ रहा है, मांसपेशियों के अंदर पड़ रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? मांसपेशियों का सर्वाधिक रक्त प्रवाह,
मांसपेशियों में अवक्षनिक संकुचन, और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन मुक्त ऊर्जा उत्पादन। इसको आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हो तो आपके क्या आ रहे हैं ऑप्शंस निकल के, अच्छे से देखिएगा, आपके ऑप्शन निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो क्या चीज पता चल रही है, इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो, क्या आप इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आपका सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप इसको भी नहीं देख सकते, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन, आप इसे भी नहीं देख सकते, मैंने अभी यही बताया था ना कि ये आपका विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द स्टाइल गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल आर पार्ट ऑफ लेट जॉर्जियन स्टाइल। आपको बताना है इन सारी स्टाइल की शैलियों में से जो लेट जॉर्जियन स्टाइल वाली शैली है वो कौन सी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये जॉर्जियन स्टाइल है क्या। स्टूडेंट, आप लोगों ने आर्किटेक्चर का नाम सुना होगा जिसके द्वारा भवनों का, बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। तो आपकी आपका जो क्या होता है स्टूडेंट, जो आर्किटेक्चर होता है उसकी एक शैली है जिसका नाम है जॉर्जियन स्टाइल, और इसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो 1740 से लेकर 1830 का जो आपका टाइम है ये जॉर्जियन टाइम पीरियड है, जहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शैली जॉर्जियन स्टाइल की शैली में आती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, सी, डी और ई स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो एडम, आपका हैपलवाइट एंड आप लोगों का चिपेडल एंड शियरटन, ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आते हैं ना तो हमें टर्म याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपके जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ टर्म याद करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है, एंड इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक तरफ प्रोजेक्ट अपेयर्जल का आपको नाम दिया गया है, डायमेंशन बताया गया है, एंड दूसरी तरफ आपको उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है ये बताई गई है। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, इकोनॉमिक अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, मैनेजरियल अप्रेजल, ऑपरेशनल अप्रेजल एंड फाइनेंशियल अप्रेजल। अब जैसे स्टूडेंट इनके नाम है ना वैसे ही इनकी एक्टिविटी होंगी। तो देखो क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट इकोनॉमिक अप्रेजल, तो इकोनॉमिक वाला पॉइंट आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, इंडिकेट्स प्रायोरिटी यूज एडिक्वेशन, आपका कॉम्पिटेंस ऑफ सैचुरेशन, ऐसे नाम आपके लिखा है स्टूडेंट, स्केल ऑफ प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट एडॉप्टेशन। सो आप लोगों की सारे जो यहाँ पे क्या लिखे हैं ना अपेयर्जल लिखे हैं, इनकी एक्टिविटी आगे मेंशन है, आप इसे मैच करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखो, आर्थिक मूल्य निरूपण, तकनीकी मूल्य निरूपण, संगठनात्मक मूल्य निरूपण, नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट प्रबंधकीय, सक्रियात्मक एंड वित्तीय, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब अगर मैं इन्हें मैच करना शुरू करती हूँ तो कैसे मैच करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, आपका सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब एक बार इसको अच्छे से समझो कैसे बनेगा स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है आप लोगों का, आर्थिक मूल्य निरूपण, और इसको किससे मैच करेंगे स्टूडेंट हम लोग, प्राथमिकता के आधार पर प्रयोग संकेतित करना, प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है ना। तकनीकी मूल्य निरूपण, ये किसका मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे है परियोजना की मापनी और अपनाई गई प्रक्रिया, ठीक है। संगठनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो संगठनात्मक मूल्य निरूपण है इसका मतलब जाएगा स्टूडेंट उपयुक्तता की जांच की जाती है ना। नेक्स्ट है प्रबंधकीय मूल्य निरूपण, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम प्रबंधकीय की बात कर रहे हैं तो आपका सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, पर्याप्तता और क्षमताओं की समीक्षा की जाती है। सक्रियात्मक मूल्य निरूपण का मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, परियोजनाओं की क्षमता का न्याय किया जाता है, जो कि सक्रियात्मकता की बात है। वित्तीय मूल्य निरूपण का मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वित्तीय व्यवहार्यता निर्धारित करना, ठीक है ना। तो अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और हमें एक भी पॉइंट क्लियरली समझ में आ रहा हो तो उसी को आंसर मान लेना चाहिए, उसके आधार पर आंसर को चुनना चाहिए। जैसे कि आपके लास्ट ऑप्शन में वित्तीय लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, वित्तीय लिखता है ना, यहाँ पर भी देखिएगा आपका जो वित्तीय वर्ड है यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो एफ का आंसर सेकंड कहाँ कहाँ दिया गया है। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं बात करती हूँ एफ वाले पॉइंट की तो सेकंड आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिया गया है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आपको एलिमिनेशन भी इस तरीके से क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपके इस क्वेश्चन में कुछ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम दी गई हैं और आपके सामने उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें मैच करना है। सो एल नीनो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, डेजर्टिफिकेशन है, डिफॉरेस्ट्रेशन है एंड आपका कॉमनलिज्म है। आपको इसको क्या करना है स्टूडेंट, मैच करना है।
एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन हिंदी में देखो, क्वेश्चन स्टूडेंट इंग्लिश में देखो। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्या स्टूडेंट क्या दिया गया है, एल नीनो दिया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया गया है, मरुस्थलीकरण दिया गया है और आपका नरवीनीकरण दिया गया है। तो आप लोग इसे जब मैच करेंगे स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे, जो एल नीनो होता है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब जाता है जब पूर्वी प्रशांत के तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है। सो स्टूडेंट ये एक तरीके का वेदर पैटर्न है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, एक तरीके का वेदर पैटर्न होता है स्टूडेंट, जब आपके ओशन में क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा वो वार्म हो जाता है, ठीक है ना। सो एल नीनो क्या है स्टूडेंट, पूर्वी प्रशांत के तापमान में अवाधिक वृद्धि है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह की अन्य गैसों के पृथकीकरण प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान की आपकी वृद्धि होना, ठीक है। सहयोजिता का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब आप लोगों का एक अनयोक्तिक है, जहां एक जीव दूसरे जीव को लाभकारी रूप से प्रभावित करते हैं, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा एक बार, क्या दिया गया है स्टूडेंट, मरुस्थलीकरण, कभी उर्वर रही भूमि का निम्न कोटिकरण करना। सो ये आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, एंड आपका निर्वनीकरण आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही आंसर बनेगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को सही चरणों में लगाना है, ठीक है ना, सही क्रम से व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन दिया गया है, संगठन प्रक्रिया के चरणों को अनुक्रमित कीजिएगा, ठीक है ना, अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, डेलीगेटिंग द वर्क, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग द एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेशन। अब एक बार हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट, काम सौंपना, समूहन गतिविधियां, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, गतिविधियों की पहचान करना और वर्गीकरण करना, और समन्वयक। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। तो जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले गतिविधियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब कभी भी हम कोई काम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासिफाई कर लेते हैं कि भाई किस किस तरह से कौन सा काम ऐसा है जो कि एक साथ किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो गतिविधियों की पहचान करना और उसे वर्गीकृत करना, ये हम सबसे पहले कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, आपका समूह बनाएंगे, जो गतिविधियां हैं उनको कंपाइल करेंगे, समूह बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, प्राधिकार का प्रत्यायोजन करेंगे। सो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। देन काम सौंपा जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का समन्वयक, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। जो खरीदारी का स्टूडेंट एक चरण होता है, प्रोसेस होता है, उसको आपको सही स्टेप्स में लगाना है, जो खरीदारी का प्रोसेस होता है आपका। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, इवेल्युएशन द प्रोडक्ट, एक्सचेंज प्रोडक्ट विद मनी, फाइंड द प्रोडक्ट्स, रिकॉग्नाइज द नीड, डेवलप इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सही सीक्वेंस में लगाना है। तो एक बार क्वेश्चन को आप ऑप्शन देख लीजिएगा स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जरूरत को पहचानेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि आखिर हमारी नीड क्या है, हमें किस चीज की खरीदारी करनी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग उत्पाद का पता लगाएंगे कि आखिर क्या क्या उत्पाद अवेलेबल है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्पाद में रुचि विकसित करेंगे कि भाई जो उत्पाद हम लेना चाहते हैं उसमें अपना इंटरेस्ट जो है उसे बनाएंगे। फिर स्टूडेंट हम उत्पाद का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि आप इवेल्युएशन करोगे अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कि भाई मेरे लिए कौन सा बेटर है। देन धन के साथ उत्पाद का विनिमय करोगे। फिर स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे कि भाई अगर आपको लगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, मैंने कंपैरिजन कर लिया, मेरे लिए बेटर है, तो स्टूडेंट आप उसे खरीद लोगे। ये काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलर ऑफ राइप वाटरमेलन इज हायर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। यानी कि जो एक आपके तरबूज का रंग होता है, एक पके हुए तरबूज का जो रंग है स्टूडेंट, अगर कंपेयर किया जाए एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से, तो वो ज्यादा ब्राइट होता है या ज्यादा आपका हायर होता है, ठीक है ना। द कलर एट नॉर्मल वैल्यू एज इन वाटरमेलन आर ऑलवेज इन देयर प्योर फॉर्म एंड दस आर फुल्ली इंटेंसिटी इन कलर, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है स्टूडेंट के जो आपका तरबूज है वो आपका क्या है, एक प्योर ह्यू है, एक प्योर वैल्यू है। तो वो स्टूडेंट आपकी हमेशा कैसी होगी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली होगी।
ये आपका स्टूडेंट ये क्वेश्चन कहता है। तो ये क्वेश्चन भी कहाँ से पूछा गया है स्टूडेंट? कलर से पूछा गया है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होगी। तो स्टूडेंट क्या होगी? शक्ति कम होगी या ज्यादा होगी? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैसी है? लाइट कलर की है, जबकि आपका तरबूज कैसा है स्टूडेंट? आपका जो तरबूज है वो डार्क कलर का है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा कि ए और आर सही है और सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि सामान्य मूल्य पर जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होते हैं, तो ये पूर्ण तीव्रता वाले होते हैं। अगर इनमें कोई चीज मिक्स कर दी जाएगी, जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में हमने व्हाइट कलर की क्रीम मिक्स कर दी, तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है भाई? ये क्वेश्चन आया है पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ एक बार ध्यान से देख लो स्टूडेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, इससे रिलेटेड आपका स्टूडेंट ये पूरा पैराग्राफ है। बच्चे, बच्चों की समस्या, इस चीज से स्टूडेंट ये जो एक्ट है इस पे पूरा आपका पैराग्राफ बेस्ड है। अब एक बार क्वेश्चंस पे निगाह डालेंगे, आप लोगों को पैराग्राफ में से ही मैं आंसर आइडेंटिफाई करके बताऊंगी कि आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। एक बार अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, which is one of the dangerous thing done to the children that silently kill the potential and development spurt of many children। बच्चों के प्रति की गई खतरनाक चीजों में से कौन सा एक है जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और विकास की लहर को तेजी से समाप्त कर देता है? तो बच्चों की क्षमता और विकास को तेजी से समाप्त कर देता है, ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? चाइल्ड राइट, चाइल्ड अब्यूज, सेक्स एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर देखेंगे स्टूडेंट और एक बार पैराग्राफ पे निगाह मान लेते हैं। क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे? अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इस पैराग्राफ को एक बार समझने की कोशिश करेंगे हम। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? देखिए इसे पढ़िएगा। यहाँ लिखा है 1992 में संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संबंधित अधिनियम में आपका जो यूएनसीआरसी है कि अनुसमर्थन के बाद भारत से किशोर पर अपने कानून में बदलाव करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति जैसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, राज्य से इसे प्राप्त करने का हकदार है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत का संविधान सभी बच्चों की कुछ अधिकारों की प्रत्याभूति देता है, जिसमें सम्मिलित है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार, उनकी आयु या शक्ति के लिए अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने की आर्थिक अनिवार्यताओं और यौन शोषण से सुरक्षित होने का अधिकार, स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार। हालांकि इतने सारे कानून प्रावधान होने के बावजूद भारत में बच्चे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। कई संकेतक यह दर्शा रहे हैं कि हमारे देश के विभिन्न भागों में बाल अधिकारों का किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके आपत समीचन सामाजिक और आर्थिक परिणाम अधिक खतरनाक होंगे। बाल यौन शोषण शरण एक और खतरनाक हिस्सा है। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, आपका बाल यौन शोषण शरण का एक और खतरनाक हिस्सा है जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और उनके विकास की लहर को तेजी से समाप्त कर रहा है। मिल गया आप लोगों को आंसर स्टूडेंट? क्या लिखा है? बाल यौन शोषण। तो ये पॉइंट हमें अब अपने आंसर में ढूंढना है। बाल अधिकार, यौन शोषण, यौन शिक्षा, बाल संरक्षण। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्लियरली डिफाइंड है स्टूडेंट, देखो बिल्कुल आसानी से आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अगेन पैराग्राफ है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है दिस इज नॉट द राइट ऑफ ए चाइल्ड, इनमें से बच्चे का अधिकार क्या नहीं है? ठीक है ना? तो बच्चे के अधिकार क्या दिए गए हैं स्टूडेंट? कि बच्चा जो है आप लोगों का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये तो ऑप्शन होने वाला है नहीं हमारा, तो इसको तो हम क्रॉस कर देते हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर ऑक्यूपेशन अनसूटेड टू एज और स्ट्रेंथ। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, आप लोगों का ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है स्टूडेंट आप लोगों का 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार, उनकी आयु या शक्ति के लिए अनुपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश करने की आर्थिक अनिवार्यताओं और यौन शोषण से सुरक्षित होने का अधिकार। तो स्टूडेंट ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना? राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 16 ईयर। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट? 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार। तो यहाँ 14 है,
और यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट आप लोगों का 16 लिखा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपके तीनों अधिकार हैं स्टूडेंट, और जो ये वाला है तो ये भी अधिकार, पर यहाँ एज गलत लिखी है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नॉट वाला ऑप्शन पूछा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण भारत में होता है परंतु प्रतिवेदित नहीं किया जाता है और यह बच्चे विरोध करने में विफल रहते हैं क्योंकि, आपको बताना है। तो एक बार पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, क्या लिखा है यहाँ पर। इतने सारे कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी भारत में बच्चे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। कई संकेतक यह दर्शा रहे हैं कि हमारे देश के विभिन्न भागों में बाल अधिकारों का किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके आपत्ति समेचन सामाजिक और आर्थिक परिणाम अधिक खतरनाक होंगे। बाल यौन शोषण शरण का एक और खतरनाक हिस्सा है जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और उनके विकास की लहर को तेजी से समाप्त करता है। हम आज भी अपने देश में एक वर्जित समाज में रहते हैं जहां बच्चों को उचित यौन शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चों के साथ छेड़खानी और यौन शोषण होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये विरोध करने में असफल रहते हैं और लंबे समय तक शोषण का शिकार बनते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारा सही आंसर क्या जाएगा कि आप लोगों का जो बच्चे हैं वो इसे इग्नोर करते हैं। बच्चे क्या है स्टूडेंट, अज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वे विरोध करने में असफल रहते हैं। तो आप लोगों को आंसर मिल गया ना, अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस। ठीक है ना, वो इसको क्या नहीं कर पाते, अपने आप को बचा नहीं पाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीआरसी। आपको बताना है कि यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एक बार क्वेश्चन में देख लीजिएगा स्टूडेंट, यूएनसीआरसी कहाँ लिखा है आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार संबंधी अभिसमय। ठीक है ना, इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं। सो यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया गया है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन कवर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ। आपको बताना है कि सभी बच्चों के लिए जो मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार हैं उसमें कौन से वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो स्टूडेंट अभी तो आपने जस्ट पढ़ा था ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, इनको स्टूडेंट क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और ये भी लाइन आपके क्वेश्चन में क्लियरली स्टूडेंट क्या है, मेंशन है। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। अब स्टूडेंट हमारा एक अनसीन पैसेज ये खत्म हो गया है। अब हमारे सामने क्या है स्टूडेंट, एक दूसरा पैसेज है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो पैसेज है स्टूडेंट, ये किससे दिया गया है आपका, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से दिया गया है। सो कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट से, यानी कि संचार और विकास से आपका ये पैसेज दिया गया है। आइए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट इस पैसेज में भाई क्या कहा गया है, आइए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मेकिंग द कंटेंट स्टिकी मीन्स, सामग्री को लसलसा बनाने का मतलब क्या है। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, New technology does not remove the need to employ systematic approach to communication for development. Well-designed mobile content is often informed by local taste so that people can identify with the content. The content need to be sticky so that the user wants to return to it again and again. ये लाइन आप लोगों ने पढ़ ली। स्टिकी से लेकर क्या लिखा है स्टूडेंट, अगेन एंड अगेन। तो क्वेश्चन के अगर आप आंसर की तरफ बढ़ोगे, हिंदी में इसको देखोगे तो क्या लिखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, लसलसा होना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता पुनः पुनः उस पर प्रत्यावर्तन करना चाहे तो कर सके। अब एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेकिंग द कंटेंट स्टिकी मीन्स, क्या लिखा है स्टूडेंट, जो आपका कंटेंट है उसे अगर स्टिकी बनाना है, तो स्टिकी का मतलब क्या है स्टूडेंट, क्या लिखा है देखो यहाँ पे ऑप्शन, pasting it on the wall in public places, making it complex enough to be understood by the doctors only, user wants to return to it again and again। यही आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपके पैराग्राफ से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अलग से ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आपके सामने है, मोबाइल कुंजी इज एन इनोवेटिव ऑडियो विजुअल जॉब एड डेवलप्ड बाय। आपको बताना है कि जो ये मोबाइल कुंजी है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो एक बार पैराग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, मोबाइल कुंजी एक नवोन्मेषी दृश्य श्रव्य कार्य सहायक है जो बीबीसी मीडिया, क्या लिखा है स्टूडेंट, बीबीसी मीडिया, और बीबीसी मीडिया कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। तो यही स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है विच 3 नंबर्स आर नीडेड टू बी कैप्ट इन माइंड, हमें कौन से 3 संख्याओं को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखा है यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, 3 दूरभाष संख्याओं को ध्यान में रखें, चिकित्सालय, परिवहन और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, आपका फोन नंबर इन माइंड, कीप 3 फोन नंबर इन माइंड, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। तो एक बार आप आंसर को देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या लिखा है यहाँ पर, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। तो यही आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है मोबाइल कुंजी हैज ए पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज, आपको बताना है कि मोबाइल कुंजी में एक पोटेंशियल है स्टूडेंट टू बी यूज, यानी कि इस प्रकार स्थानीयकृत सामग्री प्रयोगकर्ताओं के साथ प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि असमान भौगोलिक स्थितियों में मापन हेतु संदर्भ विशिष्ट सामग्री लेना बहुत कठिन है। ये आप लोगों की लास्ट लाइन है स्टूडेंट, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सो मोबाइल कुंजी में क्षमता है कि उसका प्रयोग इस रूप में हो सकता है। स्टूडेंट हम मोबाइल कुंजी का उपयोग किन रूपों में कर सकते हैं, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण उपकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को शिक्षित करने के लिए उपकरण, केवल स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित करने के लिए उपकरण, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सूचित करने के लिए उपकरण, केवल जनता को शिक्षित करने के लिए उपकरण। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन की तरफ चले जाइएगा कि मोबाइल कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहाँ लिखा है आप लोगों का मोबाइल कुंजी, क्रिएटिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेक एजुकेशनल कंटेंट engaging and entertaining, मोबाइल कुंजी an innovative audio visual job aid developed by BBC Media Action for use by frontline health worker is one such example that features an empathetic yet authoritative female doctor character। ठीक है ना, क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, द ऑडियो मैसेज फ्रॉम द डॉक्टर इज फॉलोड बाय रिदमेटिक कपलेट। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी चीजें मेंशन है स्टूडेंट कि आप इसे हेल्थ मैसेज दे सकते हैं। ठीक है ना, आप इससे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको एक एडवाइजरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, एक इनोवेटिव आपका ये मीडिया है, एंटरटेनमेंट के काम भी आता है, इंगेजमेंट के काम भी आता है और कंटेंट के काम भी आता है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इस पैसेज को समझना पड़ेगा, तब आप इस जस्ट को यहाँ पे स्टूडेंट पहचान पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी, यानी कि ए, बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको हल्का हल्का पैसेज पढ़ के दिखाया है, तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण करने का उपकरण है, स्वास्थ्य कर्मियों को शिक्षित करने के लिए स्टूडेंट ये एक उपकरण है, लिखा था ना एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। सो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता यानी कि कंटेंट डेवलपमेंट के लिए है, कर्मियों को शिक्षित करने के लिए है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सूचित करने के लिए एक उपकरण है। तो ये 3 कामों के लिए आप मोबाइल कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों का क्या रहने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कंटेंट फॉर कम्युनिकेशन आर, आपको बताना है कि भाई इनमें से ये आपका जो 4 हेतु संदर्भ विशिष्ट सामग्री की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है। ठीक है ना, सो आपको इस विशेषता को स्टूडेंट पहचानना है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों की मेंशन है, क्रिएटिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू बी मोर एजुकेशनल कंटेंट, इंगेजिंग एंटरटेनमेंट, इनोवेशन ऑडियो, द ऑडियो मैसेज फ्रॉम द डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया गया है स्टूडेंट, द ऑडियो मैसेज इज मोटिवेटिंग हेल्थ वर्कर टू अ नर्स मिडवाइफ इन समस्तीपुर बिहार was surprised that someone was giving such an expert advice in her local language। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट, localized content is thus crucial for achieving reasons and with a user, however it much harder to take content specific। क्या लिखा है स्टूडेंट, harder to make content specific, content to scale across disparate आपका ज्योग्राफिकल रीजंस। तो ये लाइन यहाँ पर आ गई आप लोगों की, लास्ट लाइन में आपका ये आंसर मेंशन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी, यानी कि ए, बी और ई आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, ये मैंने आपको लास्ट लाइन में दिखाया है। इसे सभी राज्यों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लाइन में दिखाया है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां का है वहीं पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, यह है, अच्छे से देख लीजिएगा, यह व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली माध्यम है।
तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट आप लोगों का यूजीसी नेट 2021 वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, वो हमने पूरा कर लिया है स्टूडेंट। अब आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए इससे प्रीवियस ईयर का पेपर, जिससे आप लोगों के एग्जाम तक मैं आपको लगभग 4 से 5 पेपर करा पाऊँ और आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाए। आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी मदद करे, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है या सेम फॉर्मेट में ना होकर कंटेंट आपका सेम रहता है, फॉर्मेट बदल भी जाता है, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाओगे एंड डेफिनेटली आपको अपने मार्क्स को एनहांस करने में आपकी मदद मिलेगी। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ में प्रोवाइड करती रहूँ, आप लोगों को मैं बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करती रहूँ। एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो भी अपकमिंग क्लासेस रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।